इश्यूज़ रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग इन जीएसटी। ये लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग बना हुआ है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने 8 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला और बताया कि वैसे सप्लायर जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर है उन्हें ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी होगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 5 जो कि 8 मार्च को आया है देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सीएम में रेहान आप सबका फिर से हमारे चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसका नाम है CKC LLP। मैं इस वीडियो में ई इनवॉइसिंग की पूरी जानकारी को डिस्कस करूंगा, जैसे कि ई इनवॉइसिंग क्या है और ई इनवॉइसिंग कौन से टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और अगर ई इनवॉइसिंग कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एज ए रेसिपिएंट आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। नाउ कम टू द पॉइंट, हु शुड कॉम्प्लाई विद ई इनवॉइसिंग। जैसे कि मैंने बताया, वो सप्लायर जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर होगा उन्हें ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी होगा। पहले ये लिमिट 500 करोड़ के टर्नओवर पे एप्लीकेबल था। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 61 देख सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन 88 आया, जिसमें यह बताया गया कि ई इनवॉइसिंग 100 करोड़ वाली कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट ईयर टर्नओवर शुड बी टेकन फॉर ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग के लिए किस ईयर के टर्नओवर को लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर साल 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या करंट ईयर 2020-21 में किसी भी साल में 50 करोड़ या इससे ज़्यादा था तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। मतलब ये है कि जब से जीएसटी लागू हुआ उस टाइम से लेकर अभी तक कभी भी आपके बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ प्लस हुआ है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू हो जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई ई इनवॉइस वॉलंटरी बनाना चाहता है तो वो नहीं बना सकता है। अगर किसी की टर्नओवर 1 करोड़ है और वो ई इनवॉइस बनाना चाहता है तो वो ई इनवॉइस नहीं बना सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच सप्लायर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। जी हाँ, कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं जिन्हें ई इनवॉइसिंग में एग्जेम्प्ट रखा गया है, जैसे कि वो सप्लायर जो SEZ यूनिट में रजिस्टर्ड हैं, या फिर वैसे सप्लायर्स जिनका बिजनेस सेक्शन 54 के सबसेक्शन 2, 3, 4 या 4A में फॉल करता है, उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 में बैंक्स या NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंश्योरर आते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज। सेक्शन 54 के सबसेक्शन 3 में वो सप्लायर्स आते हैं जो GTA सर्विस देते हैं, यानी कि गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस देते हैं। सेक्शन 54 में वो सप्लायर्स आते हैं जो पैसेंजर्स को कैरी करने की सर्विस देते हैं, जैसे कि बस, जैसे कि ट्रेन etc। और सेक्शन 54 के सबसेक्शन 4A में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स आ जाते हैं। जी हाँ, जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल वाले हैं उनके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंस इफ एन ई इनवॉइस इज नॉट जनरेटेड। अब जिन कंपनीज के ऊपर ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है और वो ई इनवॉइसिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर सप्लायर ई इनवॉइस नहीं बनाता है तो रूल 48 के सब रूल 5 ने ये कहा गया है कि सप्लायर को माना जाएगा कि उसने इनवॉइस जनरेट नहीं किया है। यानी कि एक सप्लायर है, वो अगर ई इनवॉइस नहीं बनाता है तो ये माना जाएगा कि उसने कोई भी इनवॉइस जनरेट ही नहीं करी, और जब सप्लायर ने इनवॉइस रेज नहीं किया तो उसके ऊपर के सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग हेवी पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसलिए जिनके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ ई इनवॉइसिंग ही इशू करेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप गुड्स या सर्विस के रिसिपिएंट हैं तो
आपको ये ख्याल रखना है कि आपका सप्लायर आपको ई इनवॉइसिंग ही दे रहा है। अगर आपका सप्लायर आपको ई इनवॉइसिंग नहीं दे रहा है और उसके ऊपर जबकि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल था, तो वैसे सिचुएशन में आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस उन सप्लायर्स के साथ करना है एज रेसिपिएंट जो कि ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं, अगर वो 50 करोड़ से प्लस के टर्नओवर पे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डॉक्यूमेंट्स कवर्ड बाय ई इनवॉइस सिस्टम। ई-इनवॉइस सिस्टम में B2B एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, B2B एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट नोट्स, B2B एंड एक्सपोर्ट डेबिट नोट्स कवर होंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप एक B2G कैटेगरी भी देखेंगे। B2G कैटेगरी बेसिकली वो बिजनेस टू गवर्नमेंट कैटेगरी है, वो जस्ट लाइक B2B ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ विल ई इनवॉइसिंग बी जनरेटेड। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि टैक्स पेयर GST इनवॉइसेस अपनी बिलिंग या ERP सॉफ्टवेयर पे ही बनाएंगे और इनवॉइसेस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी IRP पे रिपोर्ट करेंगे। हम जैसे ही अपने इनवॉइस को IRP पे रिपोर्ट करेंगे तो IRP यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा जिसे IRN कहेंगे। IRP पोर्टल IRN के साथ साथ एक QR कोड भी जनरेट करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करके QR कोड को ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इससे ये पता चलेगा कि इनवॉइस हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। ई इनवॉइस IRP पोर्टल पे डायरेक्टली बनाया जा सकता है या फिर इनवॉइसिंग बल्क टूल डाउनलोड किया जा सकता है और उसके थ्रू भी जेसन बना के IRN जनरेट किया जा सकता है। और दूसरा तरीका यह है कि ई इनवॉइस API एक्सेस मैकेनिज्म को यूज़ करके हम ई इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आप ERP बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि नॉर्मली ERP बिलिंग सॉफ्टवेयर GST के साथ एज ए GSP और ASP रजिस्टर्ड होते हैं। ई इनवॉइसिंग के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको IRP पोर्टल पे अपने लॉगिन क्रिएट करके अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को एज ए GSP या ASP रजिस्टर करना है, ताकि जब आप अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर पे इनवॉइस बना रहे हो तो आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके इनवॉइस को IRP पोर्टल पे सबमिट करके IRN नंबर एंड QR कोड को फेच करके आपके इनवॉइस पे प्रिंट कर दे। तो आपको अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना चाहिए। नोट करने वाली बात यहाँ पे यह है कि ई इनवॉइस का डेटा IRP पोर्टल पे सिर्फ 2 दिन ही अवेलेबल रहेगा। जी हाँ, ई इनवॉइस का डेटा IRP पोर्टल पे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये ई इनवॉइस का ड्रॉबैक है। GST इनवॉइस बिना IRN के इनवैलिड होगा। एक बार जब इनवॉइस IRP पोर्टल से ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो IRP ई इनवॉइस के डेटा को GST पोर्टल और ई-वे पोर्टल पे रियल टाइम पे ट्रांसफ़र कर देगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैन वी कैंसिल ई इनवॉइस IRN मीन्स क्या हम इनवॉइस रेफरेंस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं? यस, IRN कैंसिलेशन इज पॉसिबल, लेकिन ई इनवॉइस IRN को 24 घंटे के अंदर कैंसिल करना होगा। इन केस 24 घंटे में अगर IRN कैंसिल नहीं कर पाते हैं तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। अगर हमने ई-वे बिल ऑलरेडी जनरेट कर लिया है तो ई इनवॉइस IRN कैंसिल करना पॉसिबल नहीं होगा। एक बार अगर IRN कैंसिल कर दिया तो सेम इनवॉइस नंबर को दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। IRN कैंसिल करने का रीज़न हो सकता है जैसे कि अगर हमने इनवॉइस को ही कैंसिल कर दिया है तो ऐसे सिचुएशन में हम IRN को कैंसिल करेंगे, क्योंकि जब इनवॉइस ही नहीं है तो IRN भी नहीं होना चाहिए। या इनवॉइस में कुछ मिस्टेक हो गई है तब हम IRN को कैंसिल करते हैं, या इनवॉइस डुप्लीकेट बन गया है
तो ऐसे सिचुएशन में भी हम IRN को कैंसिल कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अमेंडमेंट ऑफ ई-इनवॉइस। अगर ई-इनवॉइस का अमेंडमेंट करना होगा तो वो कैसे करेंगे? IRP पोर्टल से बनाए हुए ई-इनवॉइस का अमेंडमेंट अगर हमें करना होगा तो हम पहले की ही तरह सिर्फ और सिर्फ GSTR 1 के रिटर्न में ही उसे अमेंड कर सकते हैं। IRP पोर्टल के थ्रू ई-इनवॉइस का अमेंडमेंट करने का कोई तरीका नहीं दिया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो आप हमें लाइक्स और कमेंट्स और शेयर करके एप्रिसिएशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच।